हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर यहाँ पे लेके आए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ सीटेट के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हीं की पॉइंटों को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम भी अब इतना नहीं है कि डिटेल में पढ़ा जाए। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि के देवता इंद्र, युद्ध के देवता अग्नि, अग्नि के देवता इंद्र, युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। यहाँ देखिए, वैदिक कालीन वर्ण विभाजन सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यानी कि ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ। और शूद्र सेवा करते थे। वैश्य यानी कि विश्य या वैश्य व्यापार करते थे। और क्षत्रिय रक्षा करते थे। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था, यानी कि जिसके लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना तथा वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग 4 अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें गिफ्ट भी मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को, मतलब जो व्यापार करते थे वो क्षत्रिय और वैश्य दोनों करते थे। अब वैदिक काल। पढ़ेंगे यहाँ पे वैदिक काल के बारे में। क्षत्रिय और दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है। वैदिक काल क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यानी कि किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर किसी ने शूद्र के घर जन्म ले लिया तो वह शूद्र कहलाया जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही। नेक्स्ट देखिए,
पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती किन स्थानों पर, यानी कि ये जनपदीय बस्ती जिस स्थान पर थी वो स्थान है यहाँ पे पुराना किला यानी कि दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा यानी कि एटा। महाजनपदों के संदर्भ में सही कथन। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। महाजनपदों की कई राजधानियों में क्या किया गया था? किलेबंदी की गई थी। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में कथन। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, यानी कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। वह काम करते थे और उनको उसके बदले में रुपए दिए जाते थे। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी में किस स्थान पर स्थित है? यानी कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित है? तो इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तनों के संदर्भ में प्रश्न। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण। ये 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट है इन्हीं क्वेश्चनों में। देखिए, मगध के संदर्भ में कथन। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अशोक की खानें थी। कौन मगध का शासक था? तो मगध के जो शासक थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद नंद थे। ये तीनों ही मगध के शासक थे। कौन सा नगर मगध राजधानी रही? कौन सा नगर था जो मगध राजधानी रही? तो राजगृह और पाटलिपुत्र, ये दोनों ही मगध की राजधानी रही। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में कथन। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, यानी कि डरी हुई थी। गड़िया संघ के संदर्भ में कथन। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गड़िया संघ से संबंधित थे। गड़िया संघ के संदर्भ में जो कथन है, तो बुद्ध और जो महावीर थे दोनों ही गड़िया संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक, गढ़ों या संघों पर जो शासक था वो कौन सा था? गुप्त शासक। निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। आजाद बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? तो बस्कार। उस मंत्री का नाम था बस्कार। अजातशत्रु और बज्जी संघ किस टाइम क्या हुआ था? यानी कि नए शासक जो थे वो 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 वर्ष पहले या साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गड़िया संघ राज्यों का अंत हुआ था 1500 साल पहले। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले। कंप्लीट हुआ चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक इसलिए करना ताकि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके और इससे और बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।